हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, इसमें आपको जो पाठ 2 दे रखे हैं, यानी विलयन, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आज समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज के टॉपिक हमारे क्या हैं? हमारा पहला टॉपिक रहेगा हेनरी का नियम। दूसरा टॉपिक रहेगा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी नियम की सीमाएं, द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। हाँ, आपने सही सुना। और हम लोग राउल्ट के नियम की सीमाएं समझेंगे, आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, और उस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो आपको इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। अगर चैनल पे पुराने हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है। वीडियो की क्वालिटी सभी बच्चे बढ़ा लें। इससे क्या होगा, मैं जो भी नोट्स के द्वारा मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको साफ दिखाई देगा। और आपको साफ तभी दिखाई देगा जब आप क्या करेंगे, अपने वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। पिछली वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको क्या करना है, रसायन विज्ञान कक्षा 12 की कंप्लीट जो भी वीडियो रहेगा या फिर आप पिछली वीडियो देखना चाहें, वो सब आपको मेरे प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। मेरे चैनल का आप प्लेलिस्ट ओपन करें, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। हमारा नियम है हेनरी का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे साथ सभी बच्चे नोट्स बनाते चलें। मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब बात आती है हेनरी का नियम। तो सुनिएगा, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। हेनरी ने बताया कि स्थिर ताप यानी कि अगर टेम्परेचर अगर नियत है यानी कांस्टेंट है, और गैस को अगर हमको द्रव में क्या करना है, घोलना है, तो वो क्या होता है, वो दाब के समानुपाती होती है। यानी मैं आपको एक फिगर के माध्यम से आपको समझाऊंगा। मेरे पास एक बर्तन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है और इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है यानी नियत है। अब हमको कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी के अंदर घोलना है। तो ये बताओ, किसी भी यानी पानी के अंदर आप किसी भी गैस को अगर आप घोलेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, दाब लगाना होगा। बात को जरा समझेंगे। अगर हमको गैस को अगर पानी में घोलना है तो हमको क्या करना होगा, दाब लगाना होगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, गैस को पानी में घोल पाएंगे। यही हेनरी ने बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने लिखा है m प्रोपोर्शनल टू p, यानी m जो है वो समानुपाती है वो p के। m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, और p क्या है, दाब है। यानी अगर आप दाब बढ़ाओगे तो गैस की मात्रा उतनी घुलेगी। जैसे जैसे आप दाब बढ़ाते जाओगे गैस की मात्रा वैसे वैसे आपकी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा घुलती जाएगी। अब बात आती है अनुक्रमानुपाती का जब सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट यहाँ पे लगाया गया, उसको बोला गया KH। अब यहाँ पे फिगर आप बना सकते हैं, जहां लिखना है m मिस होता है खुली गैस की मात्रा। m मिस क्या होता है, घुली गैस की मात्रा। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। स्थिरांक और नियतांक एक ही शब्द है। P मिस क्या होता है, दाब। याद रखिएगा, हेनरी का नियम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इस चैनल पे कंप्लीट केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी। हाँ बिल्कुल।
हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं? तो पहला अनुप्रयोग यह है, शीतल पेय तथा सोडा वाटर में। आपको पता ही है सोडा वाटर जो होता है उसमें गैसें घुली होती हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि हेनरी के नियम का यूज है। गोताखोर गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए अधिक दाब महसूस करते हैं। सही बात है, जो गोताखोर होते हैं वो गहरे समुद्र में जब जाते हैं और जब वो सांस लेते हैं वो दाब को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि जब वो सांस जितनी तेजी से लेंगे दाब उतना ही लगेगा। 3 नंबर, फेफड़ों में रक्त में O2 व CO2 का आदान प्रदान फेफड़ों से रक्त में O2 व CO2 का जो आदान प्रदान है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो आदान प्रदान है ये हेनरी नियम पर ही आधारित है, बात को याद रखेंगे। हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, कुछ इनकी लिमिट है, वो ध्यान देंगे। दाब उच्च नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। सर क्या कह रहे हैं, दाब जो है उच्च नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और गैस की जो विलायक में विलेयता है वो कम होनी चाहिए। इन तीनों बातों को सब बच्चे नोट करेंगे। सर कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, एक एक टॉपिक मेरे साथ आपको क्या करना है, पढ़ते चलना है और नोट्स बनाते चलना है। गजब के नोट्स बहुत ही सिंपल भाव में हम आपको लिखवाते चलेंगे। हाँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी हिंदी लिखवाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं बहुत ही कम शब्द में आपको मैं केमिस्ट्री पूरी आपको करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, द्रव द्रव यानी पानी पानी जल जल जो भी है, इसके ऊपर एक नियम बताया। इन्होंने नियम क्या बताया सुनिएगा, पहले नियम पढ़ लेते हैं। किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उस घटक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। आइए मैं आपको एक बात बताता हूं इस फिगर के माध्यम से। ये हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में एक द्रव है A और एक द्रव है B। बात समझ में आती है भैया? एक द्रव है A, एक द्रव है B। तो जब द्रव A और द्रव B है तो बोल दिया गया द्रव द्रव नियम। अब एक बात बताओ, जब द्रव A है तो घटक A और घटक B हो गया, यानी द्रव जब A है और द्रव B है तो दो प्रकार के घटक हुए, एक घटक हुआ A, एक घटक हुआ B। अब सुनिएगा, जब दो प्रकार के घटक हैं, एक घटक A और एक घटक B है, तो वहां पे क्या हुआ, ये वाष्पशील है पदार्थ, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, Pa होगा, और B घटक का वाष्प दाब क्या होगा, Pb होगा। मैं पहले आपको वाष्प दाब समझा दूं। वाष्प दाब है क्या, ये कोई बर्तन, इस बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है, मैंने क्या किया, इस पानी को गर्म किया। अब बताओ पानी क्या बनेगा, भाप बनेगा। अब भाप क्या करेगा, एक दाब लगाएगा, क्योंकि अगर हम मान ले इस बर्तन के ऊपर में कोई ढक्कन लगा देता हूं तो भाप क्या करेगा, इस बर्तन के ऊपर अपना दाब लगाएगा, धक 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 होगा कि नहीं होगा। तो आपको वाष्प दाब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक कंटेनर यानी बर्तन है, इसमें A और B नाम के दो द्रव हैं, एक द्रव A है, एक द्रव B है। द्रव A का वाष्प दाब Pa है और B का वाष्प दाब Pb है। बोलो, अगर हम घटक A का मोल प्रभाज्य की अगर बात करते हैं तो मोल प्रभाज्य XA हो गया, और घटक B का अगर हम मोल प्रभाज्य की बात करें तो XB हो गया। आपको ये भी पता है कि मोल प्रभाज्य को मैंने X से पढ़ाया था। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो मोल प्रभाज्य है, यानी यहाँ पे जो A और B नाम के जो दो घटक हैं, इनका जो वाष्प दाब है वो जो मतलब घटक A का जो वाष्प दाब है वो घटक के मोल प्रभाज्य यानी XA के क्या है, समानुपाती है। तो मैं अगर आपको समझाने का प्रयास अगर मैं करता हूं तो आप देख सकते हो मेरे बच्चे, Pa प्रोपोर्शनल टू XA, यानी कि A और B जो घटक यहाँ पे है इस बर्तन के अंदर, तो घटक A का जो वाष्प दाब है वो Pa, तो घटक A का जो मोल प्रभाज्य है XA के क्या है, समानुपाती है। इसी बीच में
अगर मैं बात करूं घटक बी का जो वाष्प दाब है यानी पीबी और घटक बी का जो यहाँ पे मोल प्रभाज है वो एक्स बी, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि क्या है, समानुपाती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, आपको कॉपी पे राइट करना है। माना घटक ए का आंशिक दाब पी ए सफिक्स में रहेगा। सफिक्स का मतलब किसी भी अक्षर की जब नीचे हम कोई शब्द लिखते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं, यानी पी तो ऐसे ही लिखोगे, ए आपको सफिक्स पर नीचे लिखना है। तो बोल देंगे घटक ए का वाष्प दाब पी ए और घटक बी का जो भी आंशिक दाब होगा वो पी बी हो जाएगा। अगर घटक ए का आंशिक दाब पी ए है और घटक बी का आंशिक दाब पी बी है, अब हम क्या करेंगे, मोल प्रभाज निकालेंगे। माना ए का मोल प्रभाज क्या होगा, एक्स ए। अब अगर मोल प्रभाज हमें एक्स ए पता है, बोलिए, अगर मोल प्रभाज हमें एक्स ए पता है और आंशिक दाब पी ए पता है, तो अगर हम मोल प्रभाज अगर ए का निकालें तो एक्स ए बराबर सूत्र हो जाएगा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, पिछली क्लास आपने जरूर अटेंड की होगी। अगर नहीं किया है तो बेटा वीडियो शुरू से देखो। शुरुआत में भले ही आपको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, जब आप कंटिन्यू 2-3 दिन क्लास आप अटेंड करोगे, मेरा ऐसा मानना है कि आपको क्लासें जरूर अच्छी लगेंगी और आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो आपको जरूर समझ में आएगा। कोशिश करोगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं। तो एक्स ए का मोल प्रभाज आ गया एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। बी का मोल प्रभाज अगर निकालना हो तो एक्स बी होता है, सूत्र लगाओगे एक्स बी बराबर एन बी और बटे एन ए प्लस एन बी। राउल्ट के नियम से क्या बताया गया, जो वाष्प दाब है वो मोल प्रभाज के समानुपाती है, यानी कि ए घटक का आंशिक दाब पी ए और ए का मोल प्रभाज एक्स ए दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल टू हैं। बी घटक का आंशिक दाब और बी घटक का मोल प्रभाज दोनों समानुपाती हैं। अब देखिएगा मजे वाली बात, जैसे ही प्रोपोर्शनल टू का निशान हटा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा, उसे बोलते हैं पी नॉट ए। एक तरफ पी नॉट ए आएगा और एक तरफ आएगा पी नॉट बी। लिखा है पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी आ जाएगा। अब बात आती है कि पी नॉट ए है क्या, तो पी नॉट ए की अगर हम बात करते हैं तो ए पी नॉट ए यानी ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और पी नॉट बी की अगर बात करते हैं तो बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। कुल वाष्प दाब क्या होगा, तो यार एक बात बताओ, उसमें आंशिक दाब पीए और पीबी का जो योग होगा वो कुल वाष्प दाब यानी पी के बराबर होगा। यही जो है राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने, राउल्ट नामक साइंटिस्ट ने यही बताया था, जो हमारे पास बर्तन है उसमें घटक ए और घटक बी दोनों वाष्पशील हैं, उनका जो भी आंशिक दाब जो होगा उनका योग और कुल वाष्प दाब के क्या होगा, हमारे बराबर होगा। अब क्या करना है, पी ए प्लस पी बी तो दिया ही है, तो पी ए हम लोग निकाले थे पी नॉट ए एक्स ए और पी बी निकाले थे पी नॉट बी एक्स बी। अब आपको क्या करना है, पी ए के स्थान पे पी नॉट ए एक्स ए लिख देना है, पी बी के स्थान पे पी नॉट बी एक्स बी लिख देना है, और यही आपका पूरा कंप्लीट नियम खो गया। न्यूमेरिकल में इसकी लगवाना होगा तो मैं आपको लगवाऊंगा, बोर्ड एग्जाम पर अगर आधारित अगर आप इम्पॉर्टेंट होंगे मैं जरूर करवाऊंगा। फिलहाल ये नियम इम्पॉर्टेंट है, सब बच्चे करके जाएंगे प्रिपेयर इसको। हाँ, नोट्स मेरे साथ बनाते चले, मैं जैसे लिखता चला जा रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लोगे आपको बहुत ही क्लीन दिखाई देगा। अब बात आती है राउल्ट नियम की सीमाएं क्या हैं, आइए इनकी सीमाएं पढ़ लेते हैं। केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करता है। राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया ये जो भी नियम है ये तनु विलयन होना चाहिए, तनु का मतलब बहुत ही दुर्बल विलयन होना चाहिए। फिर दूसरा आपको बताया गया एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, आपको मालूम ही है सामान्य ताप और दाब पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए, यानी उसमें कोई वाष्प नहीं होनी चाहिए, ये तो बात सही है। फिर एक आपको लिखवाया गया सीमाएं, विलय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए, यानी आपको ऐसा विलय लेना है विलायक के अंदर वो वियोजित ना हो। जैसे मान लो NaCl है नमक,
नमक को पानी में डालते हैं तो ये क्या होगा कि ये दो भागों में टूटेगा, Na+ और Cl- में टूटेगा। तो ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं, संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। संगुणित का ये मतलब होता है A+A, A2 नहीं होना चाहिए, 3 बार A तो A3 नहीं होना चाहिए। और वियोजित का मतलब AB हमारे पास कोई पदार्थ है, ये A+B- में टूटना नहीं चाहिए। आप कहानी समझ चुके होंगे। आदर्श विलयन क्या है? विलयन में अवयवों के मध्य आकर्षण बल शुद्ध अवयवों के आकर्षण बलों के समान होते हैं। यार विलयन में जो हमारे पास अवयव पड़े हुए हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स, वो शुद्ध अवयवों के आकर्षण बलों के अगर समान होंगे तो उसी को हम बोलते हैं आदर्श विलयन। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, आप नोट करें, C2H5Br + C2H5I, आपको पता ही है, ब्रोमो एथेन, आइडो एथेन, N-हेक्सेन + N-हेप्टेन। आपको ये एग्जाम्पल लिख देने हैं, 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, मैं जूम कर रहा हूं, आप लिख लें। चलिए, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? इसका उल्टा है। विलयन में अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो शुद्ध अवयवों के आकर्षण बलों से भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, कम या ज्यादा होते हैं। और या फिर लिख सकते हो बेटा, अगर नॉर्मल लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन है, जो पालन करता है वो आदर्श है। भैया आदर्श है तो पालन करेगा ही, आदर्श शब्द का मतलब यही है। अब बात आती है अनादर्श के एग्जाम्पल, एथिल अल्कोहल और एसीटोन का विलयन। एथिल अल्कोहल C2H5Br आप समझ सकते हो, और एसीटोन का विलयन, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड और क्लोरोफार्म का विलयन। पूछ लेता है 2 नंबर में कि आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर क्या है, तो आपको एग्जाम्पल और इनकी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। मैंने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं। मैं आशा करूंगा आप इन सभी टॉपिकों को कॉपी पे लिखेंगे और आपको एक एक बातें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और इन्हें याद करना है और नोट्स मेरे साथ बनाते चलना है। आपको परेशान नहीं होना है, कहीं नहीं जाना है, बस आपको रोज 20, 25, 30, 40 मिनट की रोज वीडियो मेरी देख लेना है और आपको केमिस्ट्री की कॉपी आपको बनाते चलना है। अगर कोई समस्या आती है इस सब्जेक्ट से संबंधित तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अब इसी पाठ में यानी विलयन में, विलयन जो हमारा पार्ट है इसमें अभी भी बहुत सारे टॉपिक हैं। मैं उन टॉपिक को मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। अंत में एक बार मैं फिर कहता हूं, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।